नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल इस एग्ज़ाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के निर्माण की, जो कि पिछली दो क्लासों के अंदर हमने देखा किस तरीके से भारतीय संविधान निर्माण के लिए सर्वप्रथम मांग किसने की, उसके बाद में समय समय पर किसके द्वारा मांग उठाई गई और कब उठाई गई। उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना किस तरीके से भारत आती है और उसके बाद में भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। उस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। उसमें कितने निर्वाचित हुए, कितने मनोनीत हुए, निर्वाचन हुआ उनका आधार क्या था, उसके बाद में कौन से दल के कितने सदस्य थे और सांप्रदायिकता का आधार क्या रहा, इन सभी के ऊपर हमने चर्चा की। उसके बाद में साथियों, हमने पिछली क्लास में ये भी चर्चा की थी कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, जो कई दिनों से हमारे कन्फ्यूजन भी बना हुआ था कि संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, पांच कंटिन्यू जो बैठक हुई, उसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई, उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी साथियों। ठीक है, टॉपिक आपके समझ में आ रहा होगा। संभवतः आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से पूर्ण हुआ था। साथियों, हो सकता है आपको ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप अच्छी तरीके से फैक्ट को समझते हुए चलोगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि संभवतः हर कंपटीशन के अंदर एक या दो क्वेश्चन संविधान निर्माण की कहानी से पूछे जाते हैं। चाहे वो संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे, चाहे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे, कितना समय लगा था, कितने अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, इन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा होगा भारतीय संविधान निर्माण का टॉपिक, ऐसी मैं उम्मीद और आशा भी करता हूं आपसे। साथियों, हमने देखा कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी, उस संविधान सभा की जो बैठकें और अधिवेशन हुए थे, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। और आपने देखा अंत में, जो कि नवंबर 26 नवंबर 1949, जो कि भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था, भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है साथियों, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में आपके सामने एक डेट आती है 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950। ये भी महत्वपूर्ण डेट है साथियों, जो कि हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन 12वां, जबकि यहां तक आप देखोगे 11 अधिवेशन हो जाएंगे, तो हमारा संविधान निर्माण कुल कितने अधिवेशनों में हुआ, तो याद रखना 11 अधिवेशनों में। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो याद रखना है 12 अधिवेशन हुए थे। ये 12वां था, 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा संविधान लागू हुआ था। इन दोनों डेटों में अंतर ध्यान रखना है साथियों, जो कि इस दिन तो संविधान को स्वीकार स्वीकार किया गया था, संविधान को स्वीकार किया गया था। और इस दिन संविधान संविधान को लागू किया गया, संपूर्ण संविधान को, क्योंकि आंशिक संविधान तो लागू है, वो ध्यान देना, जो कि 26 नवंबर 1949 को ही हो जाएगा, जिस दिन भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो ये तो है संविधान को स्वीकार करने की तिथि, जो कि हम कहते हैं ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था। इस दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। उसके
अंग बना लिया गया हमारे द्वारा, ये मानो कि उसके अधीन हो गए और आत्मा से अर्पित कर लिया गया था। ये 3 शब्द भी ध्यान रखना, जो कि आप देखोगे अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मा अर्पित, आत्मा अर्पित, जो कि ये तीनों शब्द क्रम से है। गौर करना साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित कब हुआ था। आपको दे दिया जाएगी डेट 9 दिसंबर 1946, आपको दे दी जाएगी डेट 26 नवंबर 1949, उसके बाद में सी ऑप्शन में दी जाएगी 24 जनवरी 1950, डी ऑप्शन में दी जाएगी 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 दी जा सकती है। तो गौर करना, इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949, जो कि भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। इसी दिन इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था। शनिवार था साथियों इस दिन, जो कि आप देखोगे जो अंतिम अधिवेशन संविधान निर्माण के लिए, जो आप कहोगे 11वां अधिवेशन 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच चला था, जबकि ये 12वां अंतिम होगा। ठीक है ना। इस दिन भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था, उसे स्वीकार कर लिया गया था। और इस दिन हमारे हिंदी महीने के अनुसार विक्रम संवत और महीना और तिथि ये भी तैयार कर लेना। हो सकता है आगामी कॉम्पिटिशनों में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, क्या थी? सप्तमी थी, ध्यान रखना। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, विक्रम संवत कौन सी थी? 2006। इसे भी तैयार कर लेना। इस दिन कहा जाता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं करके आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन, जो कि अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 394 के तहत इसको स्वयं को भी और उसके साथ में 15 अनुच्छेदों को लागू किया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुल होंगे 16 अनुच्छेद। ध्यान देना कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू किए गए थे। और कहा गया कि शेष संविधान है वो कब लागू किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। इसी अनुच्छेद में ये डेट दे रखी है साथियों, ध्यान देना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 394 के अंदर कहा कि ये अनुच्छेद, एक तो स्वयं और इसके साथ में ये और 15 अनुच्छेद, इन 15 का उल्लेख कहाँ पे है? 394 में है। और कहा कि ये तो तुरंत प्रभाव से लागू कर रही हैं, जबकि शेष संविधान हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। तो कहने का मतलब है साथियों कि 26 जनवरी 1950 की डेट क्या संविधान में वर्णित है? क्या संविधान में लिखी हुई है? हाँ जी, है लिखी हुई। ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 एडवांस में ही लिख दी गई कि हम संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। ये डेट कहाँ पे है? याद रखना, अनुच्छेद 394 में वर्णित है। और उसी के अंदर 15 अनुच्छेद भी बताए गए जो तुरंत प्रभाव से लागू किए गए। कि हो सकता है हम संविधान तो लागू 26 जनवरी 1950 को कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ व्यवस्थाएं करना जरूरी था भारत के अंदर। इसलिए 15 अनुच्छेद और एक 394 के अनुच्छेद को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। साथियों ध्यान देना कि 26 नवंबर 1949 की जो तिथि है वो संविधान में वर्णित नहीं है। कहाँ पे है? प्रस्तावना में, उद्देशिका में है ये, न कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 में कहीं पर भी 26 नवंबर 1949 की तिथि का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, 26 जनवरी 1950 की तिथि जरूर बताई गई है। कौन से अनुच्छेद में? 394 के अनुच्छेद में। ठीक है ना साथियों, आई कुछ बात समझ में कि क्या 26 जनवरी 1950 संविधान में? हाँ जी है, अनुच्छेद 394
94 में। ठीक है, अब देखो ये 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि जब भारत का विभाजन हो चुका था उस समय नागरिकता को लेकर के संशय था सभी के दिमाग में, इसलिए नागरिकता से संबंधित ये जो 5 अनुच्छेद है वो तुरंत प्रभाव से लागू किए गए थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? गौर करना साथियों, नागरिकता, सिटीजन, नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद में अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, शपथ से संबंधित है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का और कौन दिलाएगा उसका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना साथियों, 324 जो कि भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, भारत में लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया था। कब कब किया गया साथियों? तो ध्यान रखना 25 जनवरी 1950। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे। उस समय एक सदस्य था और वर्तमान में आप 3 सदस्य देख रहे हो। तो उस समय इस अनुच्छेद को भी तुरंत प्रभाव से लागू किया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 366, उसके बाद में 367, उसके बाद में आप देखोगे 379, उसके बाद में 380, उसके बाद में 388, उसके बाद में 391, 392, 393। साथियों देखना इसमें अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इन 15 अनुच्छेदों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। से संविधान को लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? तो इसमें ध्यान देना आपको कि ये 5 तो नागरिकता संबंधी है, ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, ये भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। वहीं आप देखो ये उस समय के अस्थायी संक्रमणकालीन जो व्यवस्था थी उसके लिए थे, जबकि ये अंतरिम संसद से संबंधित है, जबकि ये अंतरिम राष्ट्रपति से संबंधित है। वहीं आप देखोगे जो अन्य प्रावधान उस समय देश के लिए जरूरी थे उनको लागू किया गया था इन अनुच्छेदों के द्वारा। तो गौर करना साथियों, ये कुल कितने होंगे? 15, लेकिन इस एक को शामिल करते हुए कितने हो जाएंगे? ध्यान देना 16। तो कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू किए गए थे? 16। इसीलिए कहते कि आंशिक रूप से तो संविधान लागू कब हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से संविधान को लागू कब किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना साथियों? और कहा जाता है कि इसी 26 नवंबर को प्रतिवर्ष कानून या विधि दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया गया, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था ये मानो कि लागू हो चुकी थी। तब 26 नवंबर 1949 को। तो किस दिवस के रूप में? गौर करना साथियों, कानून या आप कह सकते हो विधि दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2015, ध्यान देना साथियों, 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और पीछे कई कंपटीशनों में बनाया भी गया है, जो कि 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। तो ध्यान देना साथियों कि वर्तमान में 26 नवंबर कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस, क्योंकि उस दिन ये मानो भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। कौन सी डेट? 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 2015 से।
इसके पीछे कारण ये भी माना जाता है कि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। 2015 में 125वीं जयंती, और उसके उपलक्ष्य में ही नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अब तक कितने मनाए जा चुके, याद रखना 9 मनाए जा चुके हैं, जो कि अब की बार 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना साथियों, इस बात को गौर करना। और पहले ये किस दिवस के रूप में, कानून या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 नवंबर, और वर्तमान में किस रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में। कब से, 2015 से। 2015 से ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को लेकर के ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके याद होनी चाहिए। एक तो इस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसी दिन याद रखना अनुच्छेद 394 में लिखते हुए कि इसको और इन अन्य 15 अनुच्छेदों को तुरंत प्रभाव से लागू करते हैं 26 नवंबर 1949 को, जबकि शेष संविधान है ना वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो ये अनुच्छेद भी नोट कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया या कौन सा नहीं किया गया, तो आपको ये 16 अनुच्छेद याद रखने होंगे। ठीक है ना। एक बात और यहीं पे बता देता हूं साथियों, ध्यान देना, अनुच्छेद 393 के अंदर भारतीय संविधान का शीर्षक, भारतीय संविधान का शीर्षक बताया गया, टाइटल बताया गया कि भारतीय संविधान का नाम क्या होगा। तो याद रखना, भारतीय संविधान का जो नाम रखा था वो था भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये लिखा हुआ है? हाँ जी, लिखा हुआ है। अनुच्छेद 393 के अंदर भारतीय संविधान का शीर्षक कह दो या टाइटल कह दो, भारतीय संविधान का नाम कह दो। ठीक है ना। वैसे छोटे अनुच्छेदों में इसकी गिनती होती है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा हम देखेंगे आगे, अनुच्छेद 52 होगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना कि अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का शीर्षक दिया गया है, जिसका नाम होगा भारत का संविधान। क्लियर है ना साथियों, समझ में तो आ गई ना बात कि भारतीय संविधान का नाम क्या है, टाइटल क्या है, उस बुक के ऊपर हेडिंग क्या है, शीर्षक क्या है, भारत का संविधान। भारतीयों का संविधान नहीं, भारत के लिए संविधान नहीं, भारत का संविधान। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो इसको भी नोट कर लेना। मैं बता रहा हूं वो एक एक बात अपनी नोटबुक में नोट कर लो। आगामी भविष्य में जो भी कंपटीशन होंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे साथियों। तो बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाओ ईमानदारी के साथ। अगर तैयारी करनी है शिद्दत के साथ, एक बार ही अच्छी तैयारी की जाए साथियों, जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 394 के अंदर ये 15 थे और एक ये स्वयं था, तो कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो कहने का लव 26 नवंबर 1949 जो कि विधि कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, 2015 से इसे किस रूप में मनाया जाने लगा, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अब तक 9 मनाए जा चुके हैं और आगामी जो आप देखोगे कब, 26 नवंबर 2024 को कौन सा 10वां संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों, जो कि आपके काम का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, जो कि ध्यान देना
ये संविधान सभा की अंतिम अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन, या आप कहोगे 70, जो एक ही दिन का है। इसे भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक भी कहा जाता है, गौर करना। और इसे अंतिम अधिवेशन भी कहा जाता है, सत्र भी कहा जाता है। जो कौन सा होगा, ध्यान देना साथियों, जो कि 167वीं तो बैठक होगी बैठक, और जबकि 12वां अधिवेशन होगा, 12वां अधिवेशन होगा, गौर करना। जो कि अंतिम अधिवेशन या बैठक, सॉरी, अंतिम बैठक भी और अंतिम अधिवेशन भी कह सकते हो, ठीक है ना। इस दिन कहा जाता है कि साथियों ध्यान देना, इस दिन जो कि 284 सदस्य उपस्थित हुए, सदस्य उपस्थित हुए और भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखना, कब, 24 जनवरी 1950 को। कितने सदस्य, 284। हमने चर्चा भी की थी कि कुल सदस्य वो 389 होते हैं। उसके बाद में जैसे ही भारत का विभाजन होता है, उसके बाद में 324 रह जाते हैं। विभाजन के बाद जो पहली बैठक होती है 31 अक्टूबर 1947, उस समय 299 सदस्य ही उपस्थित होते हैं। उन 299 में से ये मानो अंतिम बैठक में कितने आएंगे, 284 सदस्य ही उपस्थित होंगे और भारतीय संविधान की 3 प्रतियां, कितनी प्रतियां, 3 प्रतियां सभा पटल पे रखी जाएगी, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक अंग्रेजी में होगी, एक हिंदी में होगी और एक अंग्रेजी में कलाकृति के द्वारा होगी, जिसके ऊपर मानने होंगे, जो कि रास बिहारी बोस उस समय, जो आप देखोगे नंदलाल बोस या राम मनोहर सिन्हा, ऐसे आप देखोगे शांति निकेतन के कलाकार थे, उन्होंने उसके ऊपर चित्रकारी मांडने किए थे। तो नंदलाल बोस जो कहते कि हमारे भारत रत्न और हमारे पद्म श्री जो पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है ना, उनकी डिजाइन तैयार करने वाला वही व्यक्ति है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि उन 3 प्रतियों के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। कितने सदस्यों के द्वारा, 284 सदस्यों के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशनों में पूछा भी जाता है कि संविधान के ऊपर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखना, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे अंतिम अधिवेशन या अंतिम बैठक के अंदर, ठीक है ना। और ये कौन सी बैठक थी, ध्यान रखना, 167वीं। तो कुल कितनी हुई, 167। संविधान निर्माण कितने में हुआ, 166। कुल कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा के, 12। सत्र कितने हुए, 12। जबकि संविधान निर्माण कितने में हुआ, 11, क्योंकि संविधान निर्माण तो इससे पहले हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि इस दिन 3 बड़े फैसले लिए गए संविधान सभा के द्वारा, 3 बड़े फैसले लिए गए। ध्यान देना, 3 महत्वपूर्ण काम किए गए। जो कि पहला काम तो था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। निर्वाचन होगा, मनोनयन या मनोनीत नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि पर्चा नामांकन चाहे उन एक का रहा हो, और वो सारे रद्द या कैंसिल हो गए थे, उन एक का ही रहा था, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, तो यहाँ पे ध्यान देना, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। दूसरा ध्यान देना, जो कि राष्ट्रगान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को हमारा राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान स्वीकार किया या मान्यता दी गई उससे। उसके बाद में राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ
जो उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है ना, उससे लिया गया गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता या स्वीकृति दे दी कि भारत का राष्ट्रीय गीत होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है ना। तो वो तो है बंकिम चंद्र चटर्जी का राष्ट्रीय गीत, जबकि राष्ट्रगान है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है जन गण मन। और राष्ट्रपति होंगे राजेंद्र प्रसाद। और 26 तारीख को भारत को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाएगा कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति क्या होगा, निर्वाचित होगा प्रति 5 वर्ष के बाद, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष ही होता है निर्वाचित, वंशानुगत नहीं होगा, वंश परंपरा पे नहीं होगा। ध्यान देना साथियों, जो कि हम देखते हैं इंग्लैंड लोकतंत्र भी है लेकिन गणतंत्र नहीं है, वंशानुगत है, जो कि भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। गणतंत्र का मतलब है कि इस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत वंश परंपरा पैतृक नहीं होगा। ये नहीं कि राजेंद्र प्रसाद के बाद उसका बेटा होगा, ना जी ना। चुनाव होंगे, क्या होंगे, चुनाव करवाए जाएंगे प्रति 5 वर्ष के बाद, जो भी कार्यकाल होगा उसके बाद चुनाव होंगे, निर्वाचन होगा, वो कहलाता है गणतंत्र जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का। और जहां वंशानुगत वंश परंपरा पैतृक, पिता के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जैसे हम देखते हैं इंग्लैंड या ब्रिटेन में, वहां वंशानुगत है, वंश परंपरा पे चलता है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष सम्राट, चाहे वो सम्राट हो चाहे महारानी हो। ठीक है ना साथियों, इस बात को भी गौर करना। तो ये 24 तारीख को 3 महत्वपूर्ण जो फैसले लिए थे संविधान सभा ने, इन्हें भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना। और कहा जाता है कि इस दिन 24 तारीख को अंतिम दिन, कहते हैं कि 2 सदस्य उपस्थित भी हुए थे संविधान सभा में, जो कि हमने शुरू में बात की थी संविधान सभा के गठन के समय कि 207 सदस्य ही पहली बैठक में आए थे, जो कि पहले अधिवेशन में वो 211 तक उपस्थिति होती है। लेकिन कहते कि समय समय पर सदस्य आते गए और अंतिम दिन भी, ये देखो, अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन, संविधान सभा की अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन या सत्र में भी 2 सदस्य उपस्थित हुए, रजिस्टर पे साइन किए और संविधान सभा में बैठे थे। याद रखना, क्या पता खुदा न खास्ता ये क्वेश्चन बना दिया जाए कभी कंपटीशन के पेपर में, तो गौर करना कौन था यहाँ पे। पहला व्यक्ति तो होगा, पहला व्यक्ति रत्ना भरप्पा कुमार। कहां से होंगे, बंबई से। कहां से होंगे, बंबई से होंगे रत्ना भरप्पा कुमार। दूसरे होंगे वाई एस परमार, हिमाचल प्रदेश से ये 2 नए सदस्य आएंगे 24 तारीख को। तो ये हमने बात की 24 जनवरी 1950 की कि इस दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे कंपटीशन में आ सकती है, प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इसे भी गौर कर लेना। जो कि सबसे महत्वपूर्ण, तो ध्यान रखनी आपको, 284 सदस्य उपस्थित हुए, संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता देता हूं, जो कि एक एक बात नोट करते हुए चलो, जो कि आपको एक बुक में नहीं मिलेगी, एक क्लास के अंदर नहीं मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ, इतना भी बता देता हूं कि संविधान निर्माण की बहुत बड़ी कहानी है, जिसको हम ये मानो कि समेट भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें वो देखने हैं जो कंपटीशनों में काम आती हैं, वो फैक्ट, वो तथ्य, वो लाइनें जो हमारे कंपटीशनों में बार बार काम आ रही है। वैसे अर्थात हमें ये मानो कि ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उतना नॉलेज होना चाहिए जो कंपटीशन में हमारे काम आ सके। क्योंकि आप कहोगे सर ने ये चीज़ भूल गई, तो हो सकता है वो ज़्यादा मोस्ट नहीं होगी,
और सर ने ये नई बात बताई है, हो सकता है ये क्या पता कभी आगामी समय में मोस्ट बन जाए। समझ रहे हैं मेरी बात यहाँ पे? तो कहने का मतलब वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, ना जी ना, बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको। बहुत कुछ बातें मैंने यहाँ पे समेटने की कोशिश की है, आपके साथ साझा करने की कोशिश की है साथियों। तो इस बात पे भी गौर करना, ये ना हो कि सर ने तो हमें कम बताया है, इससे भी और ज़्यादा। हाँ जी, हो सकता है और ज़्यादा, लेकिन क्या पता वो काम की बात ना हो सकता है क्या पता क्वेश्चन न बने, संभव है क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा। आप पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, और आगामी अगर कोई नया क्वेश्चन बनता भी है तो ध्यान देना, आप ही नहीं कोई नहीं कर पाएगा, उसे खाली छोड़ देना। उस क्वेश्चन को मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो फिर किसी को भी नहीं आएगा अगर ऐसी कोई बात संविधान निर्माण से निकाल करके लाता है तो। संभवतः है मैं जो आपको बता रहा हूं उसको तो अच्छी तरीके से तैयार कर ही लो। हाँ, तो गौर करना कि हस्ताक्षर के ऊपर मैं बात कर रहा था। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो कि आपने देखा था तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था, जो कि स्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हो, सभापति भी कह सकते हो संविधान निर्मात्री सभा के, और अंत तक रहेंगे। गौर करना, तो कहने का मतलब यही कि सभी सदस्यों को देख करके, और ये मानो अंत में अध्यक्ष ने किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि हम देखते भी हैं कि अध्यक्ष सबसे लास्ट में कि सभी ने कर दिए क्या, उन सभी की जांच देख करके फिर करेंगे। जैसे कि हम स्कूल में कॉलेज में देखते हैं, प्रिंसिपल सबसे अंत में हस्ताक्षर करते हैं कि पूरे स्टाफ के हस्ताक्षर हो गए क्या। समझ गए क्या मेरी बात? ठीक है ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे अंत में, हाँ, कई बार राजस्थान वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की तरफ से, तो याद रखना बलवंत सिंह ने किए थे। किसने किए थे? बलवंत सिंह ने राजस्थान की तरफ से सबसे पहले, जो कि राजस्थान के 12 सदस्य, कुछ बुकों में 15 भी दे रखे हैं कि उस समय समय पे ये मानो रियासतों से सदस्य चले गए थे, लेकिन ये मानो कि संभवतः सही क्वेश्चन 12 ही होगा। हाँ, 12 ऑप्शन में नहीं है तो 15 आप कर सकते हो। महिलाएं भी हम देखेंगे जो कि 15 थी, पहली बैठक के अंदर 10 आती है, और अंत में हस्ताक्षर है ना वो 8 महिलाएं। ध्यान देना, 8 महिलाएं, 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए थे अंत में, जबकि कुल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। और पहली वक्ता कौन थी? याद रखना, सरोजनी नायडू। अगर व्यक्ति की बात करें तो जेबी कृपलानी, और वैसे संवैधानिक सांविधिक कहे, आधिकारिक रूप से कहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले वक्ता होंगे। तो कहने का मतलब 24 जनवरी 1950 की डेट भी आपको याद रखनी है साथियों, जो कि अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन होगा। चलिए यहां तक बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। ठीक है, अब देखो आगे, जो कि हम देखेंगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारत को गणतंत्र राज्य घोषित किया गया था, जो कि कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को सुबह 10 बजे ही, जब भारत के गणतंत्र की घोषणा की जा रही थी, किसके द्वारा? जो भारत के भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ध्यान देना साथियों इस बात के ऊपर। उसके बाद में आप देखोगे कि भारतीय संविधान के अंदर, जो कि कितने 395 तो अनुच्छेद बनाए गए थे, अनुच्छेद, याद रखना, जबकि इन अनुच्छेदों को 22 भागों में, कितने भागों में? 22 भागों में बांटा गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने? 22 भाग, और 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। ध्यान रखना, थी, जो अब बढ़कर, अब बढ़ करके 12 हो गई है।
याद रखना साथियों इस बात को, जो कि अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी उस समय, जो अब बढ़ करके 12 हो गई है, ये संविधान में रखी गई थी, जो कि संविधान निर्माण में याद रखना लगभग लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर सही आंकड़ा लिखना चाहते हो तो 63,93,96,729 लगे थे। ये फिक्स आंकड़ा, लेकिन पेपर में आएगा तो ये पूछा जाएगा। आपने देखा संविधान सभा के अधिवेशन कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 12 हुए थे। कुल कुल बैठकें कुल बैठकें कितनी हुई थी, 167 हुई थी। भारतीय संविधान का वाचन कितनी बार हुआ, वाचन तो ध्यान देना 3 बार हुआ था भारतीय संविधान का वाचन। ये कुछ संविधान सभा से जुड़े हुए फैक्ट या तथ्य हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। तो इन्हें भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना। हम बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान में 395 तो अनुच्छेद बनाए गए थे और है भी अभी। हालांकि कुछ गाइडें कुछ बुकें 444, 448, 441 दिखा रहे हैं ना जी ना, वो सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको 395 के बाद 396, 97, 98 कोई अनुच्छेद नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके थे भी आए तो भी यही करना है और है आए तो भी यही करने हैं, याद रखना ये बात, ठीक है ना। क्योंकि राजनीति विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, राजनीति विज्ञान के जो पेपर सेटर हैं, वो इसे ही सही मानते हैं, 395 ही अनुच्छेद हैं। उस समय भी जब लागू हुआ 395 और आज भी 395 है। अगर 444, 448 है तो बता दो 405 के अनुच्छेद में क्या है। हाँ, ये जरूर है कि संशोधन के द्वारा कुछ अनुच्छेदों के अंदर अनुच्छेद जुड़े हैं, उनको जोड़ के बना दिए जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। उसी प्रकार भाग 395 को 22 भागों में बांटा गया, याद रखना। तो यहां पर भी कितने भाग थे तो भी 22 और कितने है तो भी ध्यान रखना 22। हालांकि कुछ बुकों में 24, 26, 27 भी दे रखे हैं, जो कि बता दो 23 के भाग में क्या है, 24 में क्या है, 25 में क्या है, 26 में क्या है, तो कहाँ है। कहने के लिए उसके अंदर ही है। 4 को 4 कै जोड़ दिया मूल कर्तव्य, ठीक है ना। 9 9 कै जोड़ दिया गया तो उसके अंदर ही है, इसलिए इसे सही मान रहे हैं 22 भाग को। गौर करना, चाहे थे पूछे चाहे है पूछे आपको, ठीक है। उसके बाद में अनुसूचियां, वेरी वेरी मोस्ट है, 8 अनुसूचियां थी। हाँ, ये सही है। अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, जो अब बढ़ करके कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि आपको 9वीं अनुसूची मिलेगी देखने को, 10वीं अनुसूची देखने को मिलेगी, 11वीं अनुसूची देखने को मिलेगी और 12वीं अनुसूची देखने को मिलेगी। जो कि 9वीं आपने देखा पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार संबंधी जो की गई थी, उसके बाद में 10वीं आपने देखा था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 दल बदल संबंधी। वहीं 11वीं ग्राम पंचायत है, 12वीं आप देखोगे नगर पालिका अधिनियम से जुड़ी हुई है, जो कि ये 73वें के द्वारा और ये 74वें के द्वारा। तो ये आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे बताने का अर्थ ये है साथियों कि अनुच्छेद वही थे और है वही अभी, क्योंकि आगे की संख्या हमें नहीं मिलती है। मेरी बात समझ रहे हो ना साथियों। और वहीं भाग 22 थे और है, क्योंकि आगे की संख्या नहीं है। बता दो 23 के भाग में क्या है, 24 के भाग में क्या है। हाँ, भाग के अंदर भाग बना दिए, उनको जोड़ के बनाते हैं, वो एक अलग बात है पेपर सेटर। उसके बाद में देखो अनुसूचियां 8 थी, सही बात है, उस समय थी। अगर पूछे तो पास्ट टेंस, भूतकाल में जब संविधान लागू हुआ था उस समय। लेकिन जो अब बढ़ करके 12 हो गई है, हाँ जी, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या हमें देखने को मिलेगी। 9वीं अनुसूची है, उसके अंदर क्या प्रावधान हम देख सकते हैं। 10वीं अनुसूची है, उसके प्रावधान देख सकते हैं। 11वीं अनुसूची है, उसके प्रावधान देख सकते हैं। 12वीं अनुसूची है, उसके प्रावधान देख सकते हैं।
ठीक है ना साथियों, तो इस बात पे गौर करना। जबकि संविधान पे लगभग खर्चा कितना आया था, 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि कुल अगर पूछा जाए एकदम सही तो 63,96,729 रुपए लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण पर। उसके बाद में आपने देखा कुल अधिवेशन कितने हुए, 12 अधिवेशन हुए थे कुल, निर्माण 11 में, ठीक है ना। उसके बाद में कुल बैठकें कितनी हुई, 167, जबकि निर्माण 166 में। क्लियर है ना बात, समझ में तो आ रही है ना साथियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, जो कि अधिवेशनों को लेकर के कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पहला अधिवेशन कितनी बैठक हुई, 11 बैठक हुई थी, हो सकता है कईयों में 38 बैठक हुई थी, सबसे बड़ा 9वां अधिवेशन, ध्यान देना, 9वां अधिवेशन सबसे बड़ा था, जिसमें कितनी बैठकें हुई थी, 38, जबकि छठा अधिवेशन और 12वां अधिवेशन एक एक दिन ही चला था। छठा अधिवेशन मात्र एक ही दिन, 27 जनवरी 1948। वहीं आप देखोगे 12वां एक ही दिन, 24 जनवरी 1950। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये जो 12 अधिवेशन हुए, जरूरी नहीं कि प्रत्येक में समान दिन हो, वैसे आप तैयार कर सकते हो कि 1946, 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1950 में कब कब कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा के, संविधान निर्मात्री सभा के, तो ध्यान देना 46 में तो एक ही होगा, 46 में तो एक ही होगा। वहीं 47 में ध्यान देना 4 होंगे, 47 में कितने होंगे, 4 होंगे। वहीं 48 में कितने होंगे, 2 होंगे। वहीं 49 में कितने होंगे, 4 होंगे। और 50 में एक ही होगा, अंतिम 24 जनवरी 1950। देखो 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 1 12, कुल कितने, 12 अधिवेशन। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 कौन से अधिवेशन की बात है, कौन से अधिवेशन में, तो याद रखना 5वां अधिवेशन आएगा, 5वां अधिवेशन आएगा, ध्यान रखना साथियों, जो कि इसके अंदर होगा 1947 में। तो ये कुछ अधिवेशनों को लेकर के भी मैंने चर्चा की है, क्योंकि छठा और 12वां एक ही दिन चले थे, एक एक दिन, और कुछ बड़े 9वां 7वां भी आप देखोगे 36 दिन, 9वां है वो 38 दिन चला था। तो कहने का मतलब अधिवेशनों को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद देखोगे आप साथियों, जो कि वाचन, संविधान के वाचन, कितनी बार संविधान का पाठन हुआ था, पढ़ करके सुनाया गया था भारतीय संविधान का वाचन। तो गौर करना साथियों, भारतीय संविधान का वाचन, याद रखना भारतीय संविधान का वाचन 3 बार हुआ था, भारतीय संविधान का वाचन 3 बार, जो कि पहला वाचन, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर के और 9 नवंबर 1948 तक हुआ था पहला वाचन, पहली बार पढ़ करके सुनाया गया था भारतीय संविधान। उसके बाद में द्वितीय वाचन, दूसरा द्वितीय वाचन, जो कि साथियों ध्यान रखना है 15 नवंबर 1948 से लेकर के और 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन हुआ था, दूसरी बार पढ़ करके सुनाया गया था संविधान सभा में भारतीय संविधान। उसके बाद में तृतीय वाचन, तीसरा वाचन, जो कि गौर करना साथियों, तीसरा वाचन है वो होगा 14 नवंबर, जो कि ये कहा जा सकता है 11वां अधिवेशन शुरू हुआ था, 11वां सत्र या अधिवेशन शुरू हुआ था 14 नवंबर
1949 से लेकर के और 26 नवंबर, याद आ रहा है साथियों, 26 नवंबर 1949 तक हुआ था, जो कि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, जो कि हमने विस्तार से अभी चर्चा भी की थी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार कर लिया गया था, किस तरीके से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है ना। तो ये 3 वाचन आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे छोटा वाचन कौन सा था, जो कि पहला, प्रथम वाचन भी कह सकते हो, सबसे छोटा भी कह सकते हो। सबसे बड़ा वाचन कौन सा था, द्वितीय वाचन था, ध्यान रखना, जो लगभग 11 महीने के करीब, लगभग 11 महीने के करीब चला था। और वहीं आप देखोगे अंतिम वाचन कौन सा था, अंतिम वाचन कौन सा था, तीसरा वाचन, जो कि 11वां अधिवेशन भी था, ये 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949। कई बार ये डेट भी पूछी जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात के ऊपर कि भारतीय संविधान का जो वाचन हुआ था, कितनी बार, 3 बार। कितनी बार हुआ था, 3 बार। ये डेट आपको पूछी जा सकती है, सत्य असत्य लाइनें बना करके, और उसके अंदर भी इनको दी जा सकती है, जो कि यहाँ पर आपको ये डेट याद रखनी होगी, कब से कब तक पहला वाचन चला, द्वितीय वाचन, दूसरा वाचन कब से कब चला, उसके बाद में तीसरा वाचन कब से कब चला। तो ये 3 वाचन भी ध्यान रखने हैं साथियों। आप देखोगे भारतीय संविधान का निर्माता, वास्तुकार, आप कहोगे कि भारतीय संविधान का जनक, पिता या आधुनिक भारत का मनु किसको माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। जबकि प्रारूप निर्माता है तो BN राव आएगा, वो BR अंबेडकर है। गौर करना, भीमराव अंबेडकर को शॉर्ट में BR अंबेडकर भी लिख दिया जाता है पेपर के अंदर। इस बात पर गौर करना साथियों, जो कि देखा जाता है कि संविधान का निर्माता और एक प्रारूप निर्माता, संविधान का वास्तुकार, संविधान को एक प्रकार से जनक, क्योंकि आप देखोगे जो कि राव KV राव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक न कह करके जननी कहा जाना चाहिए। जबकि राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी, क्योंकि आप देखोगे हमारी संविधान सभा में अगर सबसे बड़ी भूमिका थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी संविधान निर्माण के अंदर। जबकि संविधान सभा की कई जगह आलोचनाएं भी हुई है, जैसे कि आप देखोगे कि चर्चिल और जयकर जैसे विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान सभा वो प्रतिनिधि संस्था थी, हिंदुओं की संस्था थी। जबकि जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नहीं, इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, ये प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। वहीं आप देखोगे ग्रेडविन ऑस्टिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान सभा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज भारत। ये कोटेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, जो कि किसकी है, ऑस्टिन की है। याद रखना कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, क्योंकि संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी का था। इसका था, कांग्रेस पार्टी का था। उसके बाद में साथियों एक बात और गौर करना, जो कि आप देखोगे संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी। संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी, एक तो संविधान निर्माण का काम कर रही थी, वहीं वह अंतिम या अंतरिम संसद का भी काम कर रही थी, क्योंकि उस समय 1935 के अधिनियम के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था भारत के अंदर, तो आप देखोगे ये काम कौन कर रही थी, संविधान सभा कर रही थी, देश में शासन चलाने का और कानून निर्माण का। तो गौर करना, जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम कर रही थी, तो उस समय तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये दूसरी तरफ आप देखोगे अंतरिम
संसद की भूमिका निभा रही थी। संविधान सभा, संविधान सभा जब अंतरिम संसद की भूमिका निभा रही थी, उस समय इसकी अध्यक्षता अध्यक्षता जीवी मावलकर, जीवी मावलकर कर रहे थे। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, जिसको नेहरू ने हमारी लोकसभा का पिता भी कहा है, क्योंकि हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष यही बनेंगे, जीवी मावलकर। साथियों, कुछ बात समझ में आई कि संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी। एक तो आप देखोगे भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी, हो सकता है एक दिन वो भारतीय संविधान का निर्माण करने का कार्य कर रही है, और हो सकता है दूसरे दिन वो अंतरिम संसद कानून बनाने और शासन करने का काम कर रही है, या फिर हो सकता है दोपहर से पहले वो संविधान निर्माण का काम कर रही है, दोपहर के बाद के समय में हो सकता है वो अंतरिम संसद का कार्य कर रही होगी। कहने का मतलब दोहरी भूमिका निभा रही थी भारतीय संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम कर रही थी, उस समय तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमने देखा संविधान निर्माण का काम कब से कब, तो ये कह सकते हो 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक से लेकर के हम कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 तक, तो ये मानो उन्होंने संविधान निर्माण का काम किया था, जो कि हम कहते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, कुल 1084 दिन लगे थे भारतीय संविधान निर्माण के अंदर। ठीक है ना। और वहीं आप देखोगे जब अंतरिम संसद की भूमिका निभाएगी, ये अंतरिम संसद का काम करेगी, उस समय इसकी अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, जो कि कहा जाता है कि 17 नवंबर 1947 से लेकर के और 13 मई 1952 तक, क्योंकि 13 मई 1952 को हमारी वर्तमान जो संसद है उसका गठन हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगी कार्य करने के लिए, लोकसभा का गठन हो जाएगा, पहली लोकसभा बन जाएगी 13 मई 1952। तो उससे पहले जो काम करेगी वो कौन करेगी? अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा काम करेगी। इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लेना। और आपने देखा होगा भारतीय संविधान का पहला संवैधानिक संशोधन 1951, जो कि कब हुआ? पहला 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये संविधान संशोधन किसने किया था? गौर करना, अंतरिम संसद ने किया था। कहने का लफ्ज संविधान सभा ने किया था, वर्तमान वाली संसद नहीं थी, लोकसभा राज्यसभा नहीं थी उस समय। उस समय किसने किया? अंतरिम संसद ने किया था, क्योंकि भारतीय संविधान में अंतरिम संसद की व्यवस्था कर रखी थी अनुच्छेद 379 के अंदर, और 380 में अंतरिम राष्ट्रपति की व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी, संविधान निर्माण का काम भी कर रही थी और साथ में अंतरिम संसद का काम भी कर रही थी। तो इसके टाइम पीरियड भी नोट कर लेना कि संविधान का निर्माण कब से लेके कब तक किया था, और वहीं आप देखोगे कि अंतरिम संसद की भूमिका कब से कब तक निभाई थी। हाँ, वैसे ये भी क्वेश्चन पीछे एसआई में पूछ लिया गया कि संविधान सभा कितने समय अस्तित्व में रही। संविधान निर्माण का समय तो हम देखते हैं कितना, 2 वर्ष 11 माह 11 महीने और 18 दिन। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दबाजी मत करना कि पहले ऑप्शन में हो सकता है आपको दे दिया जाएगा कि 2 वर्ष और 18 माह। ना जी ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गौर करो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन है, कुल 1084 दिन लगे थे भारतीय संविधान निर्माण में। क्योंकि 18 माह होते तो आपको पता है 12 माह का एक वर्ष ही हो जाता है। तो इसलिए गौर करना, यहाँ पे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आएंगे संविधान निर्माण के पूछे तो। और जबकि संविधान सभा
अस्तित्व में, पीछे एसआई के पेपर में पूछा था नहीं ये कि संविधान सभा कितने समय अस्तित्व में रही, सभा कितने अस्तित्व में रही, कहने का मतलब 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 24 जनवरी 1950 तक जो संविधान सभा थी वो टाइम पीरियड क्या था, उसका कुल समय क्या था, ये बताना है। तो गौर करना, इसमें 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, ये भी नोट कर लेना साथियों। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा कितने समय में अस्तित्व में रही, तो कितने रही, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक अस्तित्व में रही थी। जबकि संविधान निर्माण है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 1084 दिन संविधान निर्माण में लगे थे, संविधान निर्माण में लगे थे। तो इस बात को नोट करना कि संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई थी, दोहरी भूमिका निभाई थी। उसके बाद में आप देखो ये साथियों, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, 15 महिलाओं का अस्तित्व था, कहने का मतलब 15 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही थी संविधान सभा में। महिलाओं की स्थिति, संविधान सभा में महिलाओं की स्थिति को लेकर के आप देख सकते हो साथियों, जो कि संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व करने वाली, जो कि यहाँ पर मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, क्योंकि आज के स्टूडेंट को ट्रिक बहुत अच्छी लगती है। देखा जाता है कि वो सोचता है कि मैं ट्रिक से जल्दी तैयार कर लूँ या हो सकता है मैं सही तैयार कर लूँ, लेकिन जरूरी नहीं होता साथियों। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, उसको तैयार करना होगा। क्योंकि ट्रिक में अगर आप एक भी अक्षर भूल गए तो ये मानो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और साथ में और क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना रहेगी। लेकिन फिर भी आज के स्टूडेंट की मांग के आधार पे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई है, जिसके अंदर संविधान सभा में जो महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं उन 15 महिलाओं के नाम हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी देखेंगे हम। तो देखो इसमें, जो कि सर हम कवि दद्दू बे अली पूरे सोए हैं, 1-2 बार ट्राई करोगे तो। और वैसे बता देता हूँ साथियों, ट्रिक स्वयं की होती है, हाँ स्वयं से नहीं बनती तो दूसरे की आप तैयार कर सकते हो, जबकि ट्रिक स्वयं बनाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। खुद की अगर की हुई होगी, स्वयं के द्वारा बनाई हुई होगी, तो वो आपकी जल्दी याद होगी। तो देखो इसको 1-2 बार ट्राई करोगे कि सर हम कवि दद्दू बे अली पूरे सोए हैं। क्या कह रहे हैं कि सर हम कवि और दद्दू बे अली पूरे सोए हैं। इसके अंदर 15 महिलाओं के नाम हैं, एक एक अक्षर है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, स से बन जाएगा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो बिहार से, जबकि राज्यपाल पहली महिला बनेगी उत्तर प्रदेश की, और प्रतिनिधित्व कहां से कर रही है, बिहार से। संविधान सभा की पहली महिला वक्ता यही थी सरोजनी नायडू, जो कि 15 में से पहली बैठक के अंदर तो 10 ही महिलाएं और अंत में हस्ताक्षर 8 ही महिलाएं करेगी, लेकिन प्रतिनिधित्व कितना का होगा, 15 महिलाओं का होगा। उसके बाद में र से बन जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, जो कि मध्य प्रांत से। वहीं है से बन जाएगा हंसा मेहता, बॉम्बे प्रांत से, एकमात्र महिला। बॉम्बे प्रांत जो वर्तमान में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजधानी है बम्बई, जिसका वर्तमान में नाम है मुंबई, लेकिन पहले ये प्रांत हुआ करता था बॉम्बे प्रांत। उसके बाद में आप देखोगे मैं से बन जाएगा मालती चौधरी, जो कि उड़ीसा से थे। वहीं कै से बन जाएगा कमला चौधरी, यूपी से थे। सबसे ज्यादा महिला यूपी से थी, 5 महिला, यूपी से 5 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही थी। वहीं वी से बन जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि यूपी से थे। वहीं द से बन जाएगा दक्षायनी वेलायुधन, जो कि मद्रास से। वेरी वेरी मोस्ट बनेगा एकमात्र एससी दलित महिला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। एससी महिला है ये, क्या एससी महिला है दक्षायनी वेलायुधन, कहां से, मद्रास प्रांत से। वर्तमान में हम तमिलनाडु की राजधानी देख रहे हैं मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, लेकिन पहले ये मद्रास प्रांत हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये एससी या दलित जाति, निम्न जाति की एकमात्र महिला, जबकि राजस्थान से कोई महिला नहीं थी साथियों, गौर करना इस बात पे।
वहीं आप देखोगे दूध से बन जाएगा दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से, जो कि नियम समिति में एकमात्र महिला, जो नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष थे, उनके अलावा 15 सदस्य थे, उन 15 में एकमात्र महिला थी। कौन? दुर्गाबाई देशमुख। उसके बाद में बे से बन जाएगा बेगम अयाज रसूल, यूपी से एकमात्र मुस्लिम, 15 में एकमात्र मुस्लिम महिला। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों, गौर कर लेना कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो ध्यान देना बेगम अयाज रसूल कहां से? यूपी से प्रतिनिधित्व कर रही थी, यूपी से चुन करके गई थी। इन सभी का निर्वाचन हो रहा है केवल एक को छोड़ करके, और वो आप 15 नंबर पे देखोगे वो क्या होगी? मनोनीत होगी देशी रियासतों से। वहीं ऐसे बन जाएगा अंबु स्वामीनाथन मद्रास से, वहीं ली से बन जाएगा लीला रॉय बंगाल से, वहीं पू से बन जाएगा पूर्णिमा बनर्जी यूपी से प्रतिनिधित्व कर रही है, वहीं रे से बन जाएगा रेणुका रे बंगाल से प्रतिनिधित्व कर रही है, सू से बन जाएगा सुचिता कृपलानी यूपी से प्रतिनिधित्व कर रही है, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, और वैसे कहें तो पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यही थी, सुचिता कृपलानी। जबकि राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और दोनों कौन से प्रांत से? यूपी, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में देख रहे हो आप योगी आदित्यनाथ। वहीं आप देखोगे जो कि ए से बन जाएगा मैडम एनी मैस्केरिनी, जो कि कहां से? त्रावणकोर केरल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है साथियों, ध्यान देना। जो कि एकमात्र मनोनीत देशी रियासत, और सभी निर्वाचित है, और सभी निर्वाचित है, ये मनोनीत है केवल। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में तैयार करना है। एक तो 7 नंबर ध्यान रखना है, दलित जाति की एकमात्र महिला, निम्न जाति की एससी की कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन, जो कि मद्रास से प्रतिनिधित्व कर रही है। एक ध्यान रखना है 9 नंबर बेगम अयाज रसूल, यूपी से एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन याद रखना है 15 नंबर वाला, जो कि एनी मैस्केरिनी, जो कि त्रावणकोर केरल से मनोनीत होकर के आई थी, देशी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि, एकमात्र महिला जो प्रतिनिधित्व करती है वो ये करती है, ध्यान रखना, एनी मैस्केरिनी। तो यह है आपके सामने संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व है। कुल कितनी महिलाएं? 15 होंगी, ध्यान देना। पहली बैठक में कितनी आएगी? 10 महिलाएं आएगी। अंत में हस्ताक्षर कितनी महिलाएं करेंगी? 8 महिलाएं करेंगी। ये तीनों क्वेश्चन भी तैयार कर लेना साथियों, ठीक है ना, क्योंकि कई बार इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात की हमने भारतीय संविधान निर्माण की और उसके संविधान सभा की, और उसके अंदर आज हमने बात की जो कि संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण जो डेट है ना, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950, इनके ऊपर आज विस्तार से चर्चा की थी। तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। उसके बाद में हमने देखा जो कि 24 जनवरी को किस तरीके से संविधान सभा की अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन हुआ था, जो कि इस दिन 2 सदस्य भी प्रेजेंट हुए थे पहली बार। इस दिन 3 बड़े फैसले कौन से लिए गए ये भी हमने देखा। पहला, राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत को स्वीकृति दी गई या स्वीकार किया गया। हाँ, यहाँ पर एक बात और नोट कर सकते हो, जो कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। तो गौर करना साथियों, यहाँ पे आएगा 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था, मान्यता दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी संविधान सभा के द्वारा। यहाँ पर जो भी काम किए जा रहे हैं वो संविधान सभा के द्वारा किए जा रहे हैं, न कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष के द्वारा, ठीक है ना। और वहीं आप देखोगे 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा
राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो गौर करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तिथि पूछे तो 24 जनवरी 1950। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया तो 22 जुलाई 1947। जबकि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया 14 सितंबर 1949। ये तिथि कई बार पूछ ली जाती है पेपर के अंदर, तो गौर करना इसके ऊपर। उसके बाद में आगे देखो, जो कि 26 1950 को किस तरीके से भारतीय संविधान लागू हुआ। उसके बाद में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग बनाए गए थे, 8 अनुसूचियां थी जो अब बढ़ के 12 हो गई है। हमने अधिवेशनों के ऊपर चर्चा की, कौन से वर्ष कितने अधिवेशन हुए, कुल बैठकें कितनी हुई, वाचन कितनी बार हुआ, कितना खर्चा लगा भारतीय संविधान के निर्माण पर। उसके बाद में हमने देखा कि भारतीय संविधान के 3 वाचन हुए, कब कब हुए, सबसे बड़ा वाचन कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था, पहला वाचन कब से कब तक हुआ, अंतिम वाचन कब से कब तक हुआ। उसके बाद में हमने देखा संविधान सभा ने दोहरी भूमिका कैसे निभाई, संविधान निर्माण का काम कब से कब तक किया, उस समय अध्यक्षता किसने की थी। वहीं आपने देखा अंतरिम संसद की भूमिका कैसे निभाई, कब से कब तक अंतरिम संसद का काम किया और उस समय अध्यक्षता किसने की थी। ये कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में हमने देखा कि संविधान सभा में जो महिला प्रतिनिधि थे 15, वो कौन कौन थे और कहां कहां से ये मानो निर्वाचित होके आए थे। केवल एक को छोड़ करके 14 वो निर्वाचित होंगे और 15 आप देखोगे वो मनोनीत होंगे देशी रियासतों के द्वारा। तो साथियों, आज हमने देखा भारतीय संविधान निर्माण की जो संविधान सभा थी उससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैक्ट। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों।